नमस्कार, मैं हूं शिरीन और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। नवाज शरीफ ने भारत से रिश्ता शुरू करने की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड प्रस्ताव को उमर कैबिनेट ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तानातनी। प्लेन में बम की धमकियों पर सख्ती की तैयारी में सरकार। 2025 में जी मेंस एग्जाम पैटर्न में होंगे बदलाव। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का टूटा घमंड, नवाज शरीफ ने भारत से रिश्ते शुरू करने की लगाई गुहार। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे के बाद वहां के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PMLN के नेता नवाज शरीफ ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने का सार्वजनिक अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अतीत को भुलाकर आगे की ओर देखना चाहिए और एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। यह टिप्पणी दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने को दिशा में एक पहल मानी जा रही है। गुरुवार को भारतीय पत्रकारों से बातचीत में नवाज शरीफ ने जयशंकर की यात्रा को अच्छी शुरुआत बताया। उन्होंने दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा की सराहना की और कहा कि वह दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी ठहराव से संतुष्ट नहीं है। नवाज ने जोर देकर कहा कि हमें अपना पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता है और इस दिशा में काम करने की जरूरत है। जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों देशों के बीच सेतु बनाने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा, मैं यही भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूं। जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए थी और यह पिछले 9 वर्षों में भारत के किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान का पहला दौरा था। उन्होंने कहा कि 70 साल तक इसी तरह लड़ाई करना उचित नहीं है और दोनों पक्षों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। हालांकि SCO सम्मेलन के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी विदेशी मंत्रियों के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई। फिर भी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने कुछ अधिकारियों का मानना है कि जयशंकर की यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों में सुधार की संभावनाएं पैदा की हैं। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड प्रस्ताव को उमर कैबिनेट ने दी मंजूरी। PM मोदी से 2 दिन में मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। यह निर्णय हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी और अन्य मंत्रियों ने भाग लिया। उमर अब्दुल्ला दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जिससे राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। अब कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यह उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर सकता है। राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक नया कानून पारित किया गया है, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार को पब्लिक ऑर्डर और समवर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही वित्तीय बिलों के लिए उप राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में भी अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा राज्य को व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामलों में सभी अधिकार मिलेंगे। मंत्रियों की संख्या का बंधन भी समाप्त हो जाएगा, जिससे विधायकों की संख्या के 15% तक मंत्री बनाए जा सकेंगे। इसके साथ ही जेलों में कैदियों की रिहाई जैसे मामले में राज्य सरकार को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तानातनी। राहुल गांधी से फोन पर बात करेंगे संजय राउत। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना विदर्भ क्षेत्र में अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। न केवल विदर्भ बल्कि मुंबई और मराठवाड़ा में भी कांग्रेस शिवसेना को ज्यादा सीटें देने की असमर्थता व्यक्त कर रही है। शिवसेना का कहना है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने कोटों की कई पारंपरिक सीटें जैसे रामटेक और अमरावती कांग्रेस को दी थी।
जिन पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। अब विधानसभा चुनाव में ये सीटें शिवसेना के लिए महत्वपूर्ण है और पार्टी चाहती है कि उसे इन जिलों में कुछ सीटें मिले ताकि वह अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रख सके। इसी बीच नाना पटोले के रवैये से शिवसेना नाराज है। संजय राउत ने मौजूदा स्थिति के बारे में उद्धव ठाकरे को पूरी जानकारी दी है और अब उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बताया कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ना है। कांग्रेस के नेता कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिससे शिवसेना में कांग्रेस के हाई कमांड के सीधे संपर्क करने का निर्णय लिया है। संजय राउत ने पहले ही केसी वेणुगोपाल और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला से बातचीत की है। इसके अलावा संजय राउत शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं ताकि सीट में बंटवारे के मामले में कोई हल निकाला जा सके। प्लेन में बम की धमकियां पर सख्ती की तैयारी में सरकार। नगर विमानन मंत्रालय प्लेन में बम की धमकी से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने की योजना बना रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि धमकी देने वालों को नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि मंत्रालय नागरिक उड्डयन नियमों में संशोधन पर विचार कर रहा है ताकि एयरलाइनों को बम की धमकी के मामले में सख्त कार्रवाई करने की अनुमति मिल सके। हाल ही में विभिन्न भारतीय एयरलाइंस को 4 दिनों में कम से कम 25 उड़ानों के लिए बम की धमकियां प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी थीं। इन धमकियों में ये अधिकांश गलत साबित हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से जुड़े मौजूदा नियमों में संशोधन करने की योजना बना रहा है ताकि दोषियों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा अधिकारी ने कहा कि नियमों में बदलाव के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। मंत्रालय विदेशों में लागू किए जा रहे प्रावधानों का भी अध्ययन कर रहा है ताकि झूठी धमकियों के मामलों में विधायी संशोधन की आवश्यकता पर विचार किया जा सके। वर्तमान में विमान में दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त नियम है, लेकिन सोशल मीडिया जैसे बाहरी स्रोतों से मिली बम की धमकी के मामलों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अधिकारी ने बताया कि गृह और कानून मंत्रालयों के साथ भी चर्चा की जा रही है और एयरलाइनों में से जानकारी जुटाई जा रही है कि राम मोहन नायडू के बुधवार को कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों सभी बम धमकी मामलों की सक्रियता से जांच कर रही है और सरकार स्थिति पर करीबी नजर रखी हुई है। 2025 से जेईई मेंस एग्जाम पैटर्न में होंगे बदलाव। सेक्शन बी से खत्म कर दिए गए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई एंट्रेंस एग्जाम मेंस 2025 के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब पेपर के सेक्शन बी में ऑप्शनल प्रश्नों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। पहले सेक्शन में 10 प्रश्न होते थे, जिनमें से छात्रों को केवल 5 प्रश्न करने की अनुमति थी। अब से छात्रों को सभी 5 प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने होंगे। एनटीए ने इस बदलाव की जानकारी 17 अक्टूबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की। इस पैटर्न में बदलाव का मुख्य कारण बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र पर मानसिक दबाव कम करने के लिए ऑप्शनल प्रश्नों का प्रावधान 2021 में शुरू किया गया था। यह व्यवस्था 2024 तक जारी रही, लेकिन अब एनटीए ने यह निर्णय लिया है कि अगली परीक्षा की इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। जेईई मेंस 2025 के सेक्शन बी में 3 प्रकार के पेपर शामिल हैं। पेपर 1 बीई बी टेक, पेपर 2 ए बी आर्क और पेपर 2 बी प्लानिंग। प्रत्येक विषय में केवल 5 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिन्हें बिना किसी विकल्प के सभी को हल करना होगा। इस बदलाव में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उन्हें अब सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। यह परिवर्तन छात्रों की मानसिकता और परीक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकता है। एनटीए की ओर से हम ये कदम परीक्षा प्रणाली की ओर अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उद्देश्य से उठाया गया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।